तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज। So charge is property of matter by virtue of which it experiences and produces electric as well as magnetic effects. ये डेफिनेशन जस्ट मैं एक फ्लो बनाने के लिए दे रहा हूं, आपको याद की नहीं करनी है। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो डेफिनेशन में आ रहा है कि चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि बिना मैटर के चार्ज का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आएगा। यदि बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पर आए तो ये बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यानी कि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर ट्रांसफर हुए हैं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। वी नो लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी। यहां पे E जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी। ये फॉर्मूला हमारा कैसे काम आएगा, हमें Q गिवन होगा और N निकालना होगा कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, तो Q बराबर प्लस माइनस एनी से काम में लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में इररेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। दोस्तों, टोटल पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, total negative charge separately may or may not be conserved, number of particles may or may not be conserved, but the total charge, that is total positive plus total negative charge, will remain conserved. This is charge conservation principle. तो यहां से हमें दो पॉइंट्स मेनली कैरी करने हैं, एक क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल और एक हमारा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। सो देयर आर थ्री वेज: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज लेंगे, उनको आपस में रब करेंगे। तो रबिंग में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होंगे। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। जिस बॉडी पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉडी ए से बॉडी बी पे n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो बॉडी ए पे प्लस एनी चार्ज आ जाएगा और बॉडी बी पे माइनस एनी चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, है ना। दोनों बॉडीज को टच करेंगे तो चार्जेस नलिफाई भी हो सकते हैं। तो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम एक बॉडी ले रहे हैं और उसको एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने पे जो चार्ज बॉडी का चार्ज है वो न्यूट्रल बॉडी पे ट्रांसफर होगा, दोनों बॉडीज में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। यदि आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो दोनों बॉडीज में हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे में कंडक्शन में हमेशा दोनों बॉडीज पे सेम नेचर का चार्ज आएगा, यानी कि उनको पास में लेकर आएंगे तो आपस में एक दूसरे से रिपेल करेगी। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, और यहां पे अर्थिंग के लिए हमने ऐसे कनेक्शन बना रखा है। अभी स्विच ओपन है और इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। सपोज चार्ज बॉडी पे प्लस चार्ज है, तो जैसे ही चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे पुल लगेगा, अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएंगे तो राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सो दिस प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज in a body because of presence of a nearby charged body, that is called induction. इंडक्शन में एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज बॉडी की प्रेजेंस से माइनस और प्लस का सेपरेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें अर्थिंग का स्विच क्लोज कर देंगे। तो अर्थिंग का स्विच क्लोज करने पे जो प्लस चार्ज है वो अर्थ से नलिफाई हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस प्लस को नलिफाई कर देंगे। आप बोलेंगे माइनस चार्ज क्यों नहीं जा रहा सर? माइनस इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये रॉड के प्लस चार्ज से बाउंड है। तो इस तरह से ये प्लस चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया। कैसे? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस को नलिफाई कर दिए। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अर्थिंग का स्विच ओपन कर देंगे चार्ज बॉडी को मेंटेन करते हुए। तो हम लोगों ने स्विच ओपन कर दिया, तो इसका प्लस चार्ज यहीं पर है, ये चार्ज बॉडी है। यदि चार्ज बॉडी को भी रिमूव कर देंगे तो ये प्लस भी अर्थ में चला जाएगा, तो इसलिए चार्ज बॉडी को यहां पे रख के हमें पहले स्विच ओपन करना है। तो अब ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट बन गई है। अब इस चार्ज बॉडी को हटा लीजिए तो ये प्लस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक अनचार्ज बॉडी को पास में चार्ज बॉडी लाके हमने चार्ज किया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहीं से हम समझ सकते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी हमेशा एक चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट क्यों होती है। हम इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लेकर आए तो यहां माइनस और प्लस का सेपरेशन हुआ। दोस्तों, जितना माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा प्लस प्लस में रिपल्शन उससे कम होगा। कारण क्या है? प्लस प्लस के बीच में एवरेज सेपरेशन ज्यादा है, इसीलिए। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? अट्रैक्शन आ रहा है। सो ऑलवेज एन अनचार्ज बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। फिर हम लोग एक और चीज बोलते हैं, हमें टेस्ट करना है कि एक गिवन बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो हम बोलते हैं द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। क्यों? क्योंकि एक अननोन बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लेकर आ रहे हैं और ये अट्रैक्ट हो रही है। तो अट्रैक्ट तो न्यूट्रल होने पे भी हो सकती है, रिपेल तभी होगी जबकि ये चार्ज होगी। तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। दोस्तों, इंडक्शन इफेक्ट का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल है? देखिए, हमें बोलते हैं हम आपके फ्रेंड्स की कंपनी कैसी है। यदि आपके फ्रेंड्स अकेडमिकली इंक्लाइंड है,
डिवोटेड है, सिंसियर है, अकेडमिक्स उनकी इस समय टॉप प्रायोरिटी है, करियर इस समय अपनी टॉप प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली वो इंडक्शन इफेक्ट आप में भी होगा। आप भी अपने करियर के लिए इंक्लाइंड होंगे, आप भी अकेडमिकली फोकस्ड होंगे, आप अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे होंगे। और यही इस समय आपकी जो फ्रेंड्स की कंपनी है, मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स उसमें ऐसे हैं जो कि डाइवर्टेड है, जिनका अपना करियर अभी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, जो अकेडमिकली उतना फोकस्ड नहीं है, उनका इंडक्शन इफेक्ट आप में भी आएगा और आपकी भी अकेडमिक सफर करेगी। सो इट्स माय हम्बल सजेशन, इस समय अपने फ्रेंड्स को क्लोजली वॉच करें और ऐसे ही लोगों के साथ में इस अकेडमिक पीरियड में, ये जो अपना पीरियड है, इस पीरियड में ऐसे ही लोगों के साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहे जो अकेडमिकली फोकस्ड है। प्लस मेरी यहां पे एक और सजेशन आपसे है, यदि आप दिन भर अकेले रूम में बंद होकर पढ़ाई करते रहते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड सिंबल। आप ट्राई करें कि कुछ दोस्तों का आपका ग्रुप है और डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे पे या 3 डेज में एटलीस्ट आप लोग मिलते हैं और आपस में अकेडमिक डिस्कशंस करते हैं, या जिन भी टीचर्स के साथ आप कनेक्टेड हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्लासरूम कोचिंग में, आप उन टीचर्स से रेगुलर डिस्कशन करते हैं। इस पीरियड में आपका अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड से अकेडमिक इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो यदि आपकी आदत ऐसी है कि आप दिन भर रूम में बंद रह के बस अपना पढ़ाई करते हैं, मतलब चांसेस है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कशन करते हैं और प्लस टीचर्स से भी रेगुलर डाउट्स को क्लेरिफाई करते हैं। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली है, वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी देख ली है, अब इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ये चार्ज वाला सेक्शन हम लोगों ने फिनिश किया। नाउ नेक्स्ट इज कुलम्स लॉ। सो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r is given by F equals K mod Q1 mod Q2 upon R square, where K is 1 upon 4 pi epsilon naught, which is having value 9 into 10 to the power 9 coulomb, 9 into 10 to the power 9, and value units यहां से देखते सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम स्क्वायर। सो K Q1 Q2 अपॉन R square. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर -12, और यूनिट्स देखनी है तो फिर से देख लें अपन, कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वैक्यूम में यदि हम फोर्स लिख रहे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यदि मीडियम में फोर्स लिख रहे हैं, सपोज हम किसी मीडियम में वर्क कर रहे हैं, तो मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन R इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो मीडियम में जो फोर्स है वो दोस्तों हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को ब्रेक करके लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R mod Q1 mod Q2 अपॉन R स्क्वायर। Now 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square is force in vacuum for same separation. So this is F vacuum upon epsilon R. So in force in medium is 1 upon epsilon R times force in vacuum for same separation. वैक्यूम में फोर्स हाईएस्ट रहेगा गिवन सेपरेशन के लिए और मीडियम में फोर्स कम होगा। सो एप्सिलॉन R इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए 1 है और किसी भी और मीडियम के लिए देखेंगे तो 1 से बड़ा होगा। एयर के लिए 1.00 समथिंग है, जिसको कि हम लोग 1 ही ले लेते हैं अनलेस कि हम लोग वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। तो वैक्यूम में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मीडियम में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एप्सिलॉन को लिखेंगे अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। नाउ नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम दो से ज्यादा चार्जेस के साथ डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट, force on a given point charge is independent of force on a given point charge due to another point charge is independent of presence of any third charge। यदि हम Q1 पे Q2 का फोर्स देख रहे हैं तो Q3 Q4 Q5 इन सब की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट है। केवल Q1 पे Q2 का फोर्स देखते हुए Q3 Q4 Q5 मैटर नहीं करेंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज 1 पे यदि हमें नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, सोचो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे। सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो दोस्तों यहां से 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। यदि सारे पार्टिकल्स एक ही लाइन में है तो 1D प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां अपन प्लस और माइनस साइंस के साथ में फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। 2D प्रॉब्लम में ट्राइंगल, स्क्वायर, ऐसे पॉलीगन पे वर्टिसेस पे पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो हम लोग वेक्टर्स के एरो बना के कंपोनेंट्स करके फिर सॉल्व करेंगे। और 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम में सपोज क्यूबॉइड के या क्यूब के वर्टिसेस पे पार्टिकल्स अरेंज हैं तो फिर हमें आई कैप, जी कैप, के कैप में सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका बिट सेट और मेंस में चांस नहीं होगा। तो मोस्टली हमें 1D और 2D प्रॉब्लम्स के साथ ही सॉल्व करना होगा। तो कुलम फोर्स वाला सेक्शन हम लोगों ने फिनिश किया, जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टेंशन एंड फ्रिक्शन, इन सब पे बेस्ड अपन एग्जांपल्स किए। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक क्या किया है, अभी तक चार्ज की प्रॉपर्टीज, वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी, कुलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, उतना किया है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, 2 चार्ज पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं, आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं? तो हम बोलते हैं दोनों आपस में फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सेकंड अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो फर्स्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स आपस में जो इंटरैक्ट करेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करेंगी, है ना। चार्ज ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करेगी। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो हम कैसे देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0। टेस्ट चार्ज मतलब अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। सेकंड स्टेप, उस टेस्ट चार्ज पे इस गिवन बॉडी का फोर्स निकालेंगे यूजिंग कुलम्स लॉ, और फिर उस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर देंगे, फोर्स डिवाइड बाय Q0। और Q0 अपने को बहुत छोटा लेना है तो लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बाय Q0 लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0। देखिए, ये Q0 यदि सिग्निफिकेंट हुआ तो इस बॉडी पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो ऑल्टर कर देगा जिस
डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें फील्ड निकालना था, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो हमारा टेस्ट चार्ज एक्सपेरिमेंट में गिवन बॉडी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर नहीं करे, उसके लिए हम लोग ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। सो एफ बाई क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। ओके, तो ई बराबर एफ बाई क्यू। बेसिकली अपने को थियोरेटिकल लिखना तो है नहीं, तो मेंटली हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू। किसी बॉडी का गिवन पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो वहां टेस्ट चार्ज रखो, फोर्स कैलकुलेट करो और क्यू से डिवाइड कर दो। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन बॉडी एट पॉइंट पी। अब यहां पे ये समझने वाली बात है, यदि हम टेस्ट चार्ज को डबल कर देंगे तो दोस्तों ये जो फोर्स है ये भी डबल हो जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। हम टेस्ट चार्ज का साइन चेंज कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ऊपर भी साइन रिवर्स, नीचे भी साइन रिवर्स, फील्ड सेम रहेगा। फील्ड तभी चेंज होगा जबकि या तो पॉइंट चेंज करेंगे, या बॉडी को चेंज करेंगे, या बॉडी पे चार्ज को चेंज करेंगे। टेस्ट चार्ज की वजह से फील्ड चेंज नहीं होगा। सो ई इज एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स न्यूटन पर कूलम है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब हमारे पास जब हमें डायरेक्टली कूलम्स लॉ से डील नहीं करना है तो फील्ड के थ्रू डील करना है। तो अब क्वेश्चंस में हमें फील्ड गिवन होगा, तो यहीं से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा कि किसी पॉइंट पे किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड कैपिटल ई है, किसी पॉइंट पे किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड कैपिटल ई है, तो वहां पे क्यू चार्ज रखने पे उस पे फोर्स कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू ई लगेगा। एफ बराबर क्यू लगेगा। क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे फोर्स लगेगा और क्यू ई लगेगा। अब यहीं से हमें डायरेक्शन का मालूम पड़ रहा है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ की डायरेक्शन कोइंसाइड कर रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस सेक्शन में दो चीजें काम आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू, लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो। सेकंड, यदि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहां पे क्यू चार्ज रखने पे उस पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई के बराबर लग रहा है, पॉजिटिव पे फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे फील्ड के ऑपोजिट। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम है उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोलेंगे। तो हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यूनिफॉर्म फील्ड में। तो यूनिफॉर्म फील्ड में हमें चार्ज पार्टिकल पे मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, तो हम यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का आइडिया होना चाहिए। v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। डेल्टा एक्स, यदि एक्स में मोशन है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। एंड v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ये थर्ड इक्वेशन। एक्सेलरेशन कितना है 1D सिचुएशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑपोजिट, एक्सेलरेशन इज क्यू ई अपॉन एम। इसको हम लोग यूज में लेंगे। यदि टू डायमेंशनल सिचुएशन है तो ऐसे में ये वेक्टर नोटेशन इक्वेशन कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगी। vx इज ux प्लस ए एक्स टी, vy is uy plus ayt. Similarly, second equation, delta x is uxt plus half axt square and delta y is uyt plus half ayt square. Third equation, vx square is ux square plus 2ax delta x and vy square is uy square plus 2ay delta y. तो अलग से दिमाग पे कुछ लोड नहीं आ रहा, बस हमें x में इक्वेशन यूज में लेनी है तो x सब्सक्रिप्ट ले लीजिए, y में इक्वेशन यूज में लेनी है तो y सब्सक्रिप्ट ले लीजिए। और एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि x का एक्सेलरेशन y को अफेक्ट नहीं करेगा, y का एक्सेलरेशन x को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यदि x में एक्सेलरेशन 0 है तो x वाली वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, x में यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, तो वो इक्वेशन से अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो 2D मोशन में क्या होगा, हमें स्टैंडर्ड सिचुएशन गिवन होगी, से जैसे ओरिजिन से अपन ने एक पार्टिकल को लॉन्च किया है विथ वेलोसिटी v नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है और ये प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मूव करेगा। पॉजिटिव एक्स इस तरफ है, पॉजिटिव वाई इस तरफ है। तो एक्स में वेलोसिटी इनिशियल v नॉट है और y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y में एक्सेलरेशन q e बाय m है। ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। अब हमें टाइम t पे x और y कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि टाइम t पे x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो टाइम t पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax 0 है तो टाइम t पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो जस्ट uxt यानी कि v नॉट t के बराबर हो जाएगा। टाइम t पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y इज uyt विच इज 0 प्लस हाफ ay विच इज q बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो ऐसे x और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए टाइम t पे वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है इनिशियल डायरेक्शन से, ये निकालना है, थीटा कितना है। तो tan थीटा इज vy अपॉन vx, vy को ब्रेक करिए uy प्लस ayt, vx को ब्रेक करिए ux प्लस axt, बट ax 0 है, uy 0 है तो ये हो गया qe बाय m इंटू टी और इधर हो गया v नॉट, तो ये हमारा tan थीटा आ गया। तो बेसिक काइनेमैटिक्स का हमें आइडिया होना चाहिए, एक्सेलरेशन qe बाय m लेना है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 1D में एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा या ऑपोजिट होगा, तो अप्रोप्रिएट इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, पार्टिकल को लॉन्च किया होगा या तो फील्ड के पैरेलल या फील्ड के परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंगली 1D या 2D मोशन होगा, अप्रोप्रिएट इक्वेशंस लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। एक्सेलरेशन qe अपॉन m है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज, तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज q है और उससे r दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड r के अलोंग बाहर की तरफ होगा और यदि चार्ज नेगेटिव है
तो फील्ड आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगा, और जो फील्ड की वैल्यू है दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग बाहर की तरफ फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ फील्ड है। दोस्तों फील्ड 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, तो जैसे से पॉइंट चार्ज के क्लोज आने लगेंगे फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, और पॉइंट चार्ज से अवे जाएंगे तो फील्ड 0 को अप्रोच करेगा। हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज के फील्ड में स्फेरिकल सिमेट्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के यदि अपन आर रेडियस का स्फीयर बनाएं तो स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन या तो रेडियली आउटवर्ड है या रेडियल इनवर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल सिमेट्री है। प्लस एक और चीज खास बात यह है, पॉइंट चार्ज के फील्ड में आपको कोई भी दो पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पे फील्ड सेम हो। यदि आप बराबर दूरी पे पॉइंट लोगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग होगी, और आप एक ही लाइन के अलॉन्ग पॉइंट लोगे तो फील्ड की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। तो ऐसे दो पॉइंट्स नहीं है जहां पे फील्ड एक्जैक्टली सेम है। पॉइंट चार्ज का फील्ड हर पॉइंट पे यूनिक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिपीट नहीं होंगे। पॉइंट चार्ज के फील्ड में हम बोल रहे हैं स्फेरिकल सिमेट्री है। यदि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस का फील्ड निकालना है किसी गिवन पॉइंट पे तो हर एक का इंडिविजुअल निकालेंगे और वेक्टोरियली ऐड करेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन मिला के हमारा टोटल फील्ड आएगा। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज का फील्ड, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का फील्ड हम लोगों ने देख लिया। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे बेस्ड एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। फिर से अपना पोस्टर स्ट्रेट करिए, फिर से मैं बोलूंगा आप 2-3 डीप ब्रेथ लीजिए, अपना अटेंशन और एनहांस करने की कोशिश करिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली डिपिक्ट करना चाहते हैं कि फिगर देखते हैं आइडिया लग जाए कि यार फील्ड का वेरिएशन कैसा है। एक लिखा हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, किस तरफ होगा। एक फिगर में दिख रहा है कि फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का वे है। ये कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था। हम फील्ड को पिक्टोरियल डिपिक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो वो हमें फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करे। फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो उस पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करे। तो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कई बार लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, बट वो पुरानी टर्म थी, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉन है ना। फील्ड लाइन का मतलब ये कि हमेशा लाइन मतलब स्ट्रेट ही नहीं, कर्व भी है, बस वो एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन बोलते फील्ड लाइन ही है, बट उनका शेप कैसा भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं तो फील्ड इस तरफ आ रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा है फील्ड इस तरफ आ रहा है। सो टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पे निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। यदि पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। नेगेटिव चार्ज के आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्योंकि फील्ड 1/r² रेडियल है तो फील्ड लाइंस भी रेडियली सिमेट्रिक होंगी, और एक आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी सिमेट्रिकली। तो देखो ये सिमेट्रिकली फील्ड लाइंस है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए और ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। दो फील्ड, तो ये तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होंगी, ये हम लोग देख रहे हैं। फिर फील्ड लाइंस कितनी बनाए हम लोग, तो इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव क्या कि भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपकी मर्जी, आपने 10 फील्ड लाइन बताई, मेरे पास तो टाइम है मैंने 20 बना ली, किसी ने 30 बना ली, किसी ने 5 बना ली। तो इट इज यूजर बेस्ड कि यूजर की मर्जी पर है कितनी फील्ड लाइंस बनाए। बट यहां पे जो हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है वो ये करना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, number of field lines originating from a positive charge or terminating on a negative charge is proportional to the magnitude of the charge। तो यदि किसी डायग्राम में साइमल्टेनियसली 2 या 3 चार्जेस का रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न दिखाया हुआ है, यदि आपने Q चार्ज से 20 फील्ड लाइंस बनाई है तो 2Q से 40 बनाओगे, Q/2 से 10 बनाओगे। फील्ड लाइंस चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे काम आएगा, हमारे को फील्ड लाइंस का डायग्राम गिवन है Q1 Q2 का, तो Q1 से टोटल फील्ड लाइंस काउंट कर लेंगे, Q2 से टोटल फील्ड लाइंस काउंट कर लेंगे, तो Q1/Q2 इन फील्ड लाइंस के रेशियो में ही होगा। The number of field lines originating from a positive charge or terminating on a negative charge is proportional to the magnitude of the charge। ये हम लोग बोल रहे हैं, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। फिर जब फील्ड लाइंस का डायग्राम बना हुआ होता है तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो फील्ड लाइंस की डेंसिटी के प्रोपोर्शनलिटी में होता है। जैसे अपन यहाँ पे देखें, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं A और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं B। तो A पे फील्ड लाइंस क्लोज है तो यहाँ फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, B पे फील्ड लाइंस दूर है तो यहाँ फील्ड की वैल्यू कम होगी। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ये हमारा लिखा हुआ है proportional to this। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी क्योंकि दो टेंजेंट बनेंगी, तो दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्लोज कर्व्स, वो हमेशा ओपन कर्व्स होंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी, माइनस पे टर्मिनेट होंगी। इसके दो रीजन अपन बोल सकते हैं। यदि क्लोज कर्व्स होंगी तो सेम पॉइंट पे स्टार्ट होकर सेम पॉइंट पे टर्मिनेट हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लोज कर्व्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर को वायलेट करेंगी। यदि क्लोज कर्व है तो पूरे लूप में वर्क नॉन जीरो हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे यदि फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होंगी तो कंजर्वेटिव नेचर को वायलेट करेंगी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओपन कर्व्स। यदि हमारा रीजन चार्ज फ्री है, जैसे प्रीवियस फिगर में देखें, ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी, कंटिन्यूस कर्व्स रहेंगी। ब्रेक तभी आएगा जबकि कोई दूसरा चार्ज बीच में आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूस कर्व्स होंगी।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्मूथ कर्व होगी, कहीं पे शार्प एजेस नहीं होंगे। तो डायग्राम में कहीं पे शार्प एज दिया हुआ है तो वो भी गलत पॉइंट है। फिर जैसे मान लीजिए Q1 Q2 की फील्ड लाइंस देख रहे हैं, तो Q1 Q2 की फील्ड लाइंस देख रहे हैं, तो Q1 Q2 को ज्वाइन करने लाइन के ऊपर और नीचे फिगर एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगा, है ना। यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होंगी। तो जैसा फील्ड का वेरिएशन है उसी तरह से फील्ड लाइंस होनी चाहिए। तो या तो हमें Q1 Q2 का रेशो निकालना होगा, Q1 Q2 का साइन निकालना होगा फील्ड लाइंस के क्वेश्चन में, और या फिर डायग्राम गिवन है और करेक्ट डायग्राम आइडेंटिफाई करना होगा। तो बेसिक पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, रियलिटी में कोई फील्ड लाइन नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम लोगों ने पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का फील्ड देखा, अब हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात कर रहे हैं। जैसे रिंग है, वायर है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले रिंग का फील्ड देख रहे हैं। तो हमारे पास एक चार्ज रिंग है, उसकी एक्सिस पे हमें फील्ड देखना है। दोस्तों ये ध्यान रहे, रिंग का यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है। यदि रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फिर फील्ड की एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, हमारी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पे फील्ड की एक्सप्रेशन है KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस फॉर्मूला को हम लोग लर्न करके चलेंगे, होपफुली आपको लर्न होगा ये पहले से। KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो फील्ड की डायरेक्शन यदि पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सिस से बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है तो एक्सिस पे अंदर की तरफ। तो एक्सिस के तो सेंटर के दोनों तरफ फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इधर देखें तो फील्ड इस तरफ पॉइंट कर रहा है, और नेगेटिव एक्स पे देखें तो फील्ड इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो रिंग के प्लेन को क्रॉस करने पे फील्ड की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, और रिंग के सेंटर पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स का फील्ड एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर पे फील्ड जीरो होगा, ये हम देख रहे हैं। तो रिंग के सेंटर पे x 0 रख रहे हैं तो फील्ड जीरो आ रहा है, x इंफिनिटी पे भी फील्ड जीरो आएगा हमेशा। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से यदि फार अवे चले जाएंगे तो फील्ड हमेशा ही जीरो होना है। तो जीरो पे फील्ड जीरो है, इंफिनिटी पे फील्ड जीरो है, यानी कि बीच में कहीं पे मैक्सिमा आ रहा है, बीच में कहीं पे मैक्सिमा आ रहा है। तो वो यदि हम d/dx को जीरो करें, d/dx को हम जीरो करें तो हमें मालूम पड़ेगा x बराबर प्लस माइनस r/√2 पे फील्ड मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स प्लस माइनस r/√2। तो देखिए जीरो से मैक्स हो रहा है, फिर जीरो पे जा रहा है, जीरो से मैक्स फिर जीरो। इधर हमने नेगेटिव में क्यों प्लॉट किया, क्योंकि इधर डायरेक्शन नेगेटिव में है, इसलिए हमने नेगेटिव में प्लॉट किया है। ओके दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे हम रिंग का फील्ड काम में ले सकते हैं। यदि हमारे पास किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है और इसके वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं Q Q Q Q, और स्क्वायर की एक्सिस पे हमें पॉइंट P पे फील्ड निकालना है। स्क्वायर की एक्सिस पे मान लीजिए Z डिस्टेंस है तो यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो चारों चार्जेस इक्वल हैं, रेगुलर पॉलीगन है और पॉलीगन की एक्सिस पे हमें फील्ड निकालना है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें रिंग का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक सर्कम सर्कल बना लें। ये सर्कम सर्कल बना लिया। इस सर्कम सर्कल की जो रेडियस है, यदि स्क्वायर की साइड लेंथ a है तो डायगोनल √2 है, तो रेडियस a/√2 हो जाएगी। अब हम डायरेक्टली रिंग का फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। कैसे, E बराबर K, Q की जगह 4Q, X की जगह Z अपॉन x स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर विच इज a/√2 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। ये फील्ड आ गया, और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, रिंग वाले कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे रिंग का फील्ड काम आ रहा है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग, हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, सर्कुलर आर्क है जो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, जिसकी रेडियस r है। तो इंटीग्रेशन से हमें ड्राइव करना होगा, तो मेंस में इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास में। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग याद करके चलेंगे कि यदि हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो 2k λ/r sin θ/2 होगा। ये हम लोग लर्न करके चलेंगे। और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो एंगुलर बाइसेक्टर के अलग होगी। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, और चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। तो स्ट्रेट अवे 2k λ/r sin θ/2, और एंगुलर बाइसेक्टर के अलग फील्ड है। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और चार्ज नेगेटिव है तो खुद की तरफ। तो ये फील्ड की एक्सप्रेशन हो गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो रिंग की जगह आप डिस्क ले रहे हैं, तो डिस्क का फॉर्मूला भी इंटीग्रेशन से ड्राइव होगा, इसको भी हम लर्न करके चलेंगे। डिस्क पे चार्ज डेंसिटी, मतलब डिस्क का रेडियस r है, तो जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो होगी Q अपॉन पाई r स्क्वायर, और ऐसे में डिस्क का फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये डिस्क का फील्ड है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और डिस्क में भी फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो शेल अंदर से हॉलो है, केवल सरफेस पे चार्ज है। तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये सिग्मा हमारे काम आएगा, सिग्मा इज Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारी शेल है जिसमें चार्ज केवल सरफेस पर है ना। तो चाहे शेल हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, या सिस्टम ऑफ स्फीयर्स हो, दोस्तों आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, सरफेस के बाहर चले गए, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हमें सारा चार्ज सेंटर पे ले लेना है। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए फील्ड जो है वो हमारा KQ अपॉन r स्क्वायर है। और इनसाइड पॉइंट्स पे ये हम प्रूव कर सकते हैं कि शेल के अंदर फील्ड जो है वो जीरो होगा। तो आप बोलेंगे सर कैपिटल आर पे क्या होगा, उसको अंदर माने या बाहर माने। जैसे हम स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर बोलते हैं, दैट मींस ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब है आउटसाइड द शेल, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे KQ अपॉन r स्क्वायर। तो सरफेस पे जो फील्ड है
E एट स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दोस्तों के है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोगों ने पॉइंट लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ शेल कैन बी रिटन एज ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर 1/r स्क्वायर का ग्राफ है, अंदर 0 है फील्ड, कैपिटल आर पे एब्रप्ट चेंज आ रहा है। तो जब भी हम थिन वॉल को क्रॉस करेंगे, शेल है, शेल की वॉल को क्रॉस करेंगे तो फील्ड में एब्रप्ट चेंज आएगा, अंदर फील्ड 0 था, बाहर एकदम फील्ड नॉन जीरो हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा है स्फेरिकल शेल का फील्ड कि बाहर 0 है, अंदर 0 है, और जो बाहर फील्ड आ रहा है वो हमारा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। दोस्तों अब जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, तो यहां पे मैं एक बार आपको बता दूं, जब भी वॉल्यूम में चार्ज होगा तो दैट बॉडी हैज टू बी नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बॉडी के वॉल्यूम में कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो मुझे बोला सॉलिड मेटल स्फीयर, तो ध्यान रहे सॉलिड मेटल स्फीयर में चार्ज सरफेस पे होगा, वॉल्यूम के अंदर नहीं होगा। जब भी वॉल्यूम में चार्ज है तो बॉडी नॉन कंडक्टिंग ही होगी। तो यहां पे हमारी जो सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है, जो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो काम आएगी, एंड रो इज क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो देखिए इनसाइड पॉइंट पे फील्ड देख रहे हैं तो डिराइव हो सकता है, हम याद रखेंगे इनसाइड पॉइंट पे फील्ड है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। और आउटसाइड पॉइंट्स पे सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज व्हिच इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो अंदर फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनली में स्मॉल आर के, और बाहर 1/r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, इसलिए पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनली में 1/r स्क्वायर पे मैक्सिमम फील्ड सरफेस पर आ रहा है। तो आप देखो मैक्सिमम फील्ड सरफेस पर है, और मैक्सिमम फील्ड के अलावा अपन कोई भी और फील्ड ले लें तो वो रिपीट हो रहा है। एक बार वो अंदर के पॉइंट पर आएगा जिसके लिए अपने को के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब फॉर्मुला काम में लेना पड़ेगा, और एक बार वो बाहर के पॉइंट पर आएगा जिसके लिए अपने को के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर वाला फॉर्मुला काम मिलना होगा। तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का फील्ड अपन ने देख लिया। नाउ थर्ड है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज एक स्फेरिकल रीजन में है और सेंटर से बराबर दूरी पर चारों तरफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है। अलग अलग स्मॉल आर पे डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, बट एक स्मॉल आर पे चारों तरफ डेंसिटी सेम है, तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो फील्ड है वो होगा के क्यू एनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों जैसे ये हमारे पास में स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 से कैपिटल आर के बीच में हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब हमें मान लीजिए इस पॉइंट P1 पे फील्ड चाहिए, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या चाहिए, कह रही है कि पॉइंट P1 के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो निकाल लो, और ये चार्ज एनक्लोज Q1 है, Q एनक्लोज है, तो फील्ड होगा के क्यू एनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर। ये P1 की दूरी स्मॉल आर है, तो यहां जो फील्ड होगा वो होगा, यदि P1 की दूरी स्मॉल आर है तो इधर जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है के क्यू एनक्लोज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए हम बाहर के पॉइंट पे फील्ड देख रहे हैं, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर सपोज इस पॉइंट पे फील्ड देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चार्ज एनक्लोज्ड है पॉइंट P से पास होता हुआ, जब हम लोग चार्ज एनक्लोज देखेंगे तो चार्ज एनक्लोज तो यही वाला आएगा, तो इस केस में पूरा स्फीयर का चार्ज आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होता हुआ अपन स्फीयर बनाएंगे, उसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है के क्यू एनक्लोज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए यदि कांस्टेंट डेंसिटी है तब तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, बट वेरिएबल डेंसिटी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहां पे हमारे पास ये हमें कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर गिवन है और हमें इस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है, तो इतना चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, ये चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो ये चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x रेडियस का शेल लेंगे जिसकी थिकनेस dx है। इस dx थिकनेस, ये जो मैंने शेड किया है, इस dx थिकनेस में हम चार्ज निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये x है और ये थिकनेस dx है। तो इस dx थिकनेस का जो वॉल्यूम होगा, इस dx थिकनेस का जो वॉल्यूम है उसको dv बोलेंगे, विच इज एरिया इनटू थिकनेस। ये केवल dx थिकनेस की बात कर रहे हैं, और इस dx थिकनेस में चार्ज होगा रो एट x, रो जो x पर है इनटू dv। उसको इंटीग्रेट करेंगे Q एनक्लोज्ड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज आएगा एंड देन के क्यू एनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए के क्यू एनक्लोज है 4 पाई एक्स स्क्वायर dx रो एंड अपॉन आर स्क्वायर। यदि इनसाइड पॉइंट्स पे कर रहे हैं तो 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, और आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है तो चार्ज तो केवल कैपिटल आर तक ही है, तो इंटीग्रेट 0 से कैपिटल आर तक करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन काफी रिपीट होता है कि हमें वेरिएबल चार्ज डेंसिटी गिवन होगी और हमें फील्ड निकालना होगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब जो करना क्या है, के क्यू एनक्लोज 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इनटू रो इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर यदि इनसाइड पॉइंट पे है, और आउटसाइड पॉइंट पे 0 से कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बस सेकंड लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको आता है अच्छी तरह से, तो ये इजी सेक्शन है, इसको छोड़ना नहीं है अपने को। हम है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर अपन देखते हैं, फिर से बैक स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा डीप ब्रेथ करेंगे ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक्चुअली इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है, एक्चुअली वायर इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि पॉइंट वायर के बहुत क्लोज है और मिडिल पोर्शन के अराउंड लोकेटेड है, तो इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के फील्ड में
आर दूरी पे जाएंगे, देखिए वायर इनफाइनाइट है, जैसे ये वायर इनफाइनाइट है तो आप यहां आर दूरी पर हो, यहां आर पे हो, यहां आर पे हो, यहां आर पे हो, सारे पॉइंट्स वायर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है क्योंकि ऊपर और नीचे इन्फिनिटी है, तो इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो वायर से बराबर दूरी पर हैं वो एक सिलेंडर की लेटरल सरफेस पे लाई करेंगे जिसकी एक्सिस वायर से कोइंसाइड करेगी, उस सिलेंडर के लेटरल सरफेस पे सारे पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दैट फील्ड इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाय r। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि इनफाइनाइट वायर का फील्ड 2k लैम्डा बाय r है। हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P का वायर से डिस्टेंस देखना है r, और जो फील्ड होगा 2k लैम्डा बाय r, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ और चार्ज नेगेटिव है तो खुद की तरफ। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि r दूरी पे चारों तरफ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सिस से चारों तरफ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन है तो आउटवर्ड या इनवर्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ना। तो वायर के पैरेलल एक लाइन लेंगे तो वहां पे सारे पॉइंट्स पे फील्ड मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है। वायर के पैरेलल एक लाइन पे सारे पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, हम बोलेंगे फील्ड में सिलेंड्रिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, फील्ड 1/r के साथ वेरी कर रहा है, तो इस तरह का ग्राफ होगा। सो 2k लैम्डा बाय r, ये लॉन्ग वायर का फील्ड हो गया। द यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल शेल, हॉलो सिलेंडर है, चार्ज केवल सरफेस पर है, तो सिग्मा चार्ज केवल सरफेस पर है ना, तो चार्ज सरफेस पर है, बट सिलेंडर्स में हम क्या करते हैं, इवन चार्ज सरफेस पर है तब भी हम लैम्डा में डील करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, तो हम बोल देते हैं एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, क्यू अपॉन एल, तो लैम्डा हम डिफाइन कर देते हैं क्यू अपॉन एल को। तो ये जैसे सिलेंड्रिकल शेल का टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू, तो अंदर जैसे स्फेरिकल शेल में फील्ड 0 था, ऐसे अंदर यहां पे भी फील्ड 0 होगा सिलेंड्रिकल शेल में, और बाहर पॉइंट P2 पे जो फील्ड है उसको वायर की तरह याद करो 2k लैम्डा बाय r, और लैम्डा को क्यू अपॉन एल लिख दो, यदि क्यू के टर्म्स में करना है तो क्यू अपॉन एल लिख दो। तो आई वुड सजेस्ट कि सिलेंड्रिकल शेल का फॉर्मूला भी ये वाला याद रखो 2k लैम्डा बाय r, एंड इफ यू नीड इन द टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू तो लैम्डा को लिख दो क्यू अपॉन एल। तो आउटसाइड पॉइंट्स पे 1/r के साथ फील्ड वेरी कर रहा है और इनसाइड पॉइंट्स पे देखें तो फील्ड जो है वो 0 है, तो इसलिए ग्राफ पहले 0 रहेगा, फिर एब्रप्टली 2k लैम्डा बाय कैपिटल r हो जाएगा और फिर 1/r के साथ वेरी करेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल शेल का जो ग्राफ होगा फील्ड का, पहले 0 है फील्ड, फिर एकदम कैपिटल आर पे एब्रप्ट चेंज आया, फिर 1/r के साथ में वेरी कर रहा है, ये E वर्सेस R का ग्राफ हो गया। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, ध्यान रहे सॉलिड सिलेंडर में वॉल्यूम में चार्ज तभी होगा जबकि सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर जो फील्ड है वो अपन याद रखेंगे रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा अंदर के पॉइंट पे रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यदि आपको उसको क्यू के टर्म्स में लिखना है तो क्यू के टर्म्स में लिख लोगे आप क्यू अपॉन पाई r स्क्वायर l r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लैम्डा के टर्म्स में लिखना है तो क्यू अपॉन एल को लैम्डा लिख दो तो लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये इनसाइड पॉइंट्स पे फील्ड की वैल्यू होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा रो वाला फॉर्मूला याद रखो, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के टर्म्स में लिखना है तो रो को क्यू अपॉन वॉल्यूम से सब्स्टिट्यूट कर दो। आउटसाइड पॉइंट्स पे सेम एज दैट ऑफ वायर 2k लैम्डा बाय r, लैम्डा को लिख देंगे हम लोग क्यू अपॉन एल, तो अंदर फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में स्मॉल r के और बाहर 1/r के साथ है। तो देखो लॉन्ग वायर ले लें, सिलेंड्रिकल शेल ले लें, सॉलिड सिलेंडर ले लें, तीनों में आउटसाइड पॉइंट से फील्ड 2k लैम्डा बाय r है, और इनसाइड पॉइंट्स पे देखें तो इनसाइड पॉइंट्स पे वायर में तो इनसाइड पॉइंट है नहीं, शेल में 0 है और सॉलिड सिलेंडर में रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ऐसे ही सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में फैला हुआ है और एक्सिस से बराबर दूरी पे वॉल्यूम डेंसिटी सेम है, अलग अलग आर पे वॉल्यूम डेंसिटी अलग अलग हो सकती है बट एक स्मॉल आर पे चारों तरफ वॉल्यूम डेंसिटी सेम है, तो उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे स्फेरिकली सिमेट्रिक में था के क्यू एनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक में होगा क्यू एनक्लोज अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, क्यू एनक्लोज अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर एल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2k लैम्डा एनक्लोज्ड अपॉन आर, 2k लैम्डा एनक्लोज अपॉन आर, लैम्डा एनक्लोज को लिख दो क्यू एनक्लोज अपॉन एल। जैसे आपको ये वाला याद नहीं करना है तो आप 2k लैम्डा बाय आर करो, लैम्डा एनक्लोज, और लैम्डा एनक्लोज कितना होगा, क्यू एनक्लोज अपॉन एल के बराबर होगा। तो ये अपने सिलेंडर्स का फील्ड देखा। नेक्स्ट नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, तो हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट शीट है जैसे आपकी कॉपी का पेपर है, तो उसमें चार्ज सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है हमें, तो इनफाइनाइट शीट जैसे इस बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड को भी अपन इनफाइनाइट, पैनल को भी इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अब उसका कहाँ इनफाइनाइट है, इसकी तो डायमेंशन फाइनाइट है। इनफाइनाइट कहने का सेंस क्या है, इनफाइनाइट कहने का सेंस है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो, दैट पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द शीट एंड लोकेटेड अराउंड द मिडिल पोर्शन, तो बिल्कुल मिडिल पोर्शन के अराउंड बहुत क्लोज है, तो फिर ये शीट इनफाइनाइट डायमेंशन की हो गई है। तो इनफाइनाइट शीट का फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, हम यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, हर जगह फील्ड सेम होगा, कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन ए है तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन देख लीजिए तो डायरेक्शन इज एन कैप, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ फील्ड होगा। तो ये ध्यान रहे जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है वो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये थिन इनफाइनाइट शीट का फील्ड देखा। थिक इनफाइनाइट शीट क्या, आपका रजिस्टर है, आपका रजिस्टर है तो जिसकी थिकनेस है, तो ये डायमेंशन इनफाइनाइट है, ये डायमेंशन इनफाइनाइट है बट ये थिकनेस फाइनाइट है। तो साइड व्यू में देखें तो ये हमारी थिक इनफाइनाइट शीट है, इसकी थिकनेस d गिवन है,
दोस्तों ये वाली डायमेंशन इनफाइनाइट है, अंदर वाली डायमेंशन इनफाइनाइट है, और इस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट होगी। मीडियन प्लेन, बिल्कुल सेंटर पे जो प्लेन है उसको मीडियन प्लेन बोलेंगे, इसको x बराबर 0 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पॉइंट है, एक इधर और एक इधर, एक जो शीट की थिकनेस के अंदर आ रहे हैं और एक बाहर आ रहे हैं। तो जो अंदर वाले पॉइंट है वहां फील्ड का फॉर्मुला हम याद रखेंगे रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर के पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट शीट का फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा, तो बाहर के पॉइंट से फील्ड निकालना है तो x बराबर d/2 पे फील्ड निकाल लो, वही बाहर के पॉइंट से फील्ड है, तो रो d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर के पॉइंट्स पे हो गया। तो इनसाइड पॉइंट्स पे रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं कह रहा हूं बाहर का अलग से याद मत रखो, मीडियन प्लेन से सरफेस प्लेन की दूरी d/2 है, तो बाहर के पॉइंट से फील्ड कितना होगा, रो d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे फील्ड का वेरिएशन देखें, फील्ड का वेरिएशन देखें तो 0 से d/2 तक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है लीनियरली, फिर कांस्टेंट है। इधर ग्राफ में नेगेटिव में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस तरफ फील्ड इधर होगा, तो 0 से d/2 तक बढ़ रही है, माइनस d/2 तक, और फिर फील्ड कांस्टेंट है। तो ये थिक इनफाइनाइट शीट का फील्ड हो गया। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक बार अपनी फिजिकल पोस्चर को चेक कर लो, फिजिकल पोस्चर स्ट्रेट है। एक बार अपनी एनर्जी लेवल को चेक कर लो, एनर्जी लेवल डिमिनिश हो रहा है तो पानी पियो, थोड़ा पोस्चर स्ट्रेट करो, डीप ब्रीथिंग करो, और वापस से सेशन को फिनिश होने के लिए रेडी हो जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहीं पे भी फील्ड लाइंस है तो हम उससे फ्लक्स एसोसिएट कर सकते हैं। किसी एरिया से फील्ड लाइंस पास कर रही है तो हम बोलेंगे फ्लक्स पास कर रहा है। जैसे फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में यदि फ्लैट एरिया ए है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हमारा फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया है, तो ये फ्लैट एरिया है। एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो ये एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल, और फील्ड हमारा यूनिफॉर्म ई है, ये हमारा फील्ड है ई यूनिफॉर्म, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो हम बोलेंगे इस एरिया में फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ई डॉट ए विच इज ई ए कॉस थीटा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लैट एरिया ए है तो फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। दोस्तों एरिया के लिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा, तो यदि एरिया वेक्टर इधर भी ले आ सकता है, इधर भी ले आ सकता है, ऊपर भी ले आ सकता है, नीचे भी ले आ सकता है। तो यदि हमेशा हमारी कन्वेंशन क्या रहता है कि हम फील्ड के साथ एक्यूट एंगल प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इधर की तरफ लिया, बट आप नीचे की तरफ लोगे तो वो भी रॉन्ग नहीं है। तो फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स हो गया। यूनिट्स अलग से याद मत करिए, यहीं से देखिए न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारी एसआई यूनिट्स हो गई। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये फ्लैट एरिया में से हमारा फ्लक्स आ रहा है। इन केस सरफेस हमारी कर्व्ड है, इन केस सरफेस हमारी कर्व्ड है, मान लीजिए इस तरह से, और या फिर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, या दोनों चीजें हैं, सरफेस कर्व्ड है या फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, या दोनों चीजें हैं, सरफेस भी कर्व्ड है और फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर आपका फॉर्मुला ई डॉट ए नहीं लगेगा। फिर आपको सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, हर पोर्शन में से इंडिविजुअली फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसको अपन बोलेंगे ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन विद सर्कल, इंटीग्रेशन, जस्ट इंटीग्रेशन। तो यहां फ्लक्स की वैल्यू है ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। तो यदि यूनिफॉर्म फील्ड है, फ्लैट एरिया है, तो फ्लक्स ई डॉट ए, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है या सरफेस कर्व्ड है या दोनों चीजें हैं, तो फिर फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। स्केलर क्वांटिटी यूनिट्स न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने सरफेस से फ्लक्स निकाला। नाउ अब अपन क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। ये थी ओपन सरफेस। क्लोज सरफेस क्या, जो चारों तरफ से बंद है, जो एक फाइनाइट वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है। जैसे मैं इस रूम में चारों तरफ से बंद हूं, यदि इसमें इस रूम से बाहर जाना है तो मुझे रूम की वॉल के थ्रू यानी कि गेट के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट ओपन एंट्री नहीं है, तो ये क्लोज सरफेस हो गई। तो ऐसी सरफेस जो चारों तरफ से बंद है, एक वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है, ये हमारी क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में हम एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन हर जगह एरिया वेक्टर जो लेते हैं वो आउटसाइड में लेते हैं, आउटर पॉइंटेड आउटसाइड लेते हैं। तो यहां एरिया वेक्टर लेंगे, इस तरफ लेंगे, यहां एरिया वेक्टर लेंगे, तो सरफेस के बाहर आउटवर्ड एरिया वेक्टर आएगा। हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के नॉर्मल बाहर की तरफ होगा एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। ओके, अब फील्ड लाइंस है, मान लीजिए यहां से फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस तरह से फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो ऐसे फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो जो इनकमिंग फील्ड लाइंस हैं उनका एरिया वेक्टर के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो इसलिए इनकमिंग फील्ड लाइंस फ्लक्स में नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेंगे। हम बोलेंगे जो इनकमिंग फ्लक्स है पाई इनकमिंग, वो हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा। और जो आउटगोइंग फील्ड लाइंस हैं उनका एरिया वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है, तो आउटगोइंग फील्ड लाइंस फ्लक्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगी, और जो नेट फ्लक्स होगा इनका समेशन होगा, है ना। तो क्लोज सरफेस से जब भी अपन फ्लक्स लिख रहे हैं तो उसका कन्वेंशन ये है, सर्कल लगाते हैं इंटीग्रेशन पे, तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल कराता है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन सर्कल, दिस इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो दोस्तों ऐसे दो तरह की सरफेसेस हैं, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस में बस एक सरफेस है, कोई वॉल्यूम एनक्लोज नहीं कर रही है, तो वहां अपन ऐसे नहीं बोलते इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, वहां बोलते हैं जस्ट फ्लक्स एसोसिएटेड, ई डॉट ए या ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। और जहां क्लोज सरफेस है वो एक वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड लेंगे, वहां फील्ड लाइंस अंदर आ रही है तो हम बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, और बाहर जा रही है तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, और इन सबका समेशन नेट फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स हुआ क्लोज सरफेस, ठीक है।
सो इन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट पैरेलल हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ऐसे में नेट फ्लक्स जीरो होगा। तो ये हम लोग लर्न करके रखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट गॉस थ्योरम पे आ जाते हैं हम लोग। सो गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स, गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड है। गॉस थ्योरम कह रही है नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रहे गॉस थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है, हमें बस इसको डायरेक्ट लेना है कि क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो यहां पे अपन कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो पहले इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। मान लीजिए स्पेस में ऐसे Q1 मान लीजिए प्लस Q माइनस 2Q, या इनको नेमिंग कर देते हैं अपन, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, ये हमारे स्पेस में चार्जेस हैं। अब हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस ली, ये मान लीजिए हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस ली, ये क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा, तो थ्योरम कह रही है कि केवल हमें इनक्लोज चार्ज लेना है, तो हमें यहां पे इस फिगर में जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स है वो होगा हमारा फाई इज माइनस Q2 प्लस Q4 माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द नेट फ्लक्स, माइनस Q2 प्लस Q5 प्लस Q4 माइनस Q2, सो माइनस Q2 प्लस Q4 माइनस Q5, ये नेट चार्ज हो गया, अपॉन एप्सिलॉन, ये नेट फ्लक्स होगा। तो हमें केवल इनक्लोज चार्ज को लेना है, आउटसाइड चार्जेस को नहीं लेना है, ये अपने को समझना है। एनक्लोज चार्ज की स्पेशल लोकेशन मैटर नहीं कर रही, एनक्लोज सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर कहां है, इस माइनस Q2 को उठा के यहां रख दो, प्लस Q4 को उठा के इधर रख दो, इसको इधर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें बस टोटल चार्ज को देखना है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो द टर्म ऑन द राइट साइड रेफर्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, वो कहीं भी रखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा सरफेस के अंदर, बट हमें बस एनक्लोज चार्ज लेना है। आउटसाइड चार्जेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, Q1 से जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेंगी उतनी बाहर निकलेंगी, तो Q1 का नेट फ्लक्स जीरो होगा, Q2 का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, Q3 का जीरो होगा, केवल माइनस Q2 Q4 और माइनस Q5 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये है। फिर ये थ्योरम के लेफ्ट साइड में जो ई लिखा हुआ है, ये अपने को समझना है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज resultant field due to all the charges present in the space, मतलब this E is the field due to Q1 Q3 Q2 Q4 Q5 due to all the charges present in the space। तो ये देखो काम की चीज है ना, theoretical questions के लिए। जो Qn है वो तो केवल enclosed charge है, जबकि जो E है वो सारे चार्जेस जो स्पेस में प्रेजेंट है उन सबका कंबाइन इफेक्ट है। अब क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, बोला मैंने Q1 को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो किसी भी चार्ज को आप मूव कराओगे तो फील्ड मस्ट चेंज, तो फील्ड चेंज होगा। तो Q1 को उठा के यहां से यहां रख दिया तो फील्ड तो चेंज हो जाएगा, बट फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज उतना का उतना रहा है। ऐसे Q2 को उठा के अपन यहां से यहां रख दिया अंदर ही, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फील्ड चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आउटसाइड चार्ज को अपन अंदर ले गए या इनसाइड को आउटसाइड ले गए, तो फिर फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा और फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो गॉस थ्योरम में ये दो पॉइंट्स देखे अपन ने। गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, कैसा भी शेप हो क्लोज सरफेस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, द टोटल फ्लक्स इज Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड Q एनक्लोज इज द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया, इफ द एनक्लोज चार्ज इज जीरो, यदि क्लोज सरफेस में चार्ज एनक्लोज जीरो है, जैसे एक डायपोल अंदर रखने, तो प्लस Q माइनस Q, टोटल चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स भी जीरो होगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज जीरो, है ना। मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है और अपन ने यहाँ पे Q रख दिया, तो अंदर तो एनक्लोज चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स जीरो है, बट इस Q का हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। If the enclosed charge is zero, it does not necessarily follows that E is zero on the Gaussian surface। दोस्तों गॉस थ्योरम की डेरिवेशन में कुलम्स लॉ की 1/r² डिपेंडेंस आ रही है, तो गॉस थ्योरम तभी होल्ड करेगी जब कुलम्स लॉ में 1/r² की डिपेंडेंस है। यदि 1/r² के अलावा कोई भी और एक्सपोनेंट कर देंगे, 1/r² के अलावा कुछ भी और डिपेंडेंस करेंगे, तो फिर गॉस थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। गॉस थ्योरम तभी होल्ड करेगी जब कुलम्स लॉ में 1/r² की डिपेंडेंस है ना। वी कैन डिराइव गॉस लॉ फ्रॉम कुलम्स लॉ एंड वी कैन, एंड द अदर वे अराउंड, वी कैन डिराइव कुलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ।